नमस्कार, डीवी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अमलेंदु उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलेंदु जी और हमारे तमाम दर्शकों का जो इस वक्त डीवी लाइव देख रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जैसा महाराष्ट्र में चुनाव हो चुके हैं, जैसा आप जानते ही हैं, 20 तारीख को चुनाव हुए और 23 तारीख को नतीजे आ गए। जो नतीजे आए वो काफी चौंकाने वाले रहे। विपक्ष तो पहले से ही हैरान है चुनाव नतीजों को लेकर, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो भी कई बार सवाल खड़े कर चुका है। वो भी हैरान है कि इस तरीके के नतीजे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की उम्मीद एनडीए को नहीं थी उस तरह के नतीजे आए हैं। और ऐसे में अब जो अगला कदम है वो है सरकार बनाने का, सरकार गठन का, जो कि 26 नवंबर तक करना होगा, क्योंकि 26 नवंबर तक विधानसभा का आखिरी समय है। और अगर तब तक सरकार का गठन नहीं होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है राज्य में। और ऐसे में कई वाक्य सामने आ रहे हैं। इस समय जो महायुति है वो सरकार गठन को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन जो है महायुति है उसमें सीएम पद को लेकर और सीएम फेस को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं रस्साकसी देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी जो चाहती है कि सीएम उनका हो, और वहीं जो अजीत पवार है वो भी अपनी जो मंशा है वो जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें प्रमोशन चाहिए। वो अब डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते, वो भी सीएम बनना चाहते हैं। उसके अलावा बात की जाए शिंदे की, तो शिंदे के कार्यकर्ता और शिंदे भी कह चुके हैं कि उन्हें सीएम बनना है दोबारा से, क्योंकि सरकार रिपीट हुई है तो वो सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे में छगन भुजबल का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने बोला कि अजीत पवार सीएम बन सकते हैं, उन्हें सीएम बनना चाहिए। तो इस बीच जो है ईवीएम को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं ईवीएम सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी भी इस वक्त सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में जो सुप्रिया सुले हैं उनका एक बड़ा बयान सामने आया है ईवीएम को लेकर। उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार सुनवाते हैं आपको। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो महायुति की जीत हुई है वो ईवीएम हैक करने की वजह से हुआ है। देखते अभी तो बात होगी मेरी कांग्रेस से, अभी वहीं जा रही हूँ, अभी तो मीटिंग है कांग्रेस से जी, लेकिन आपका क्या मत है? देखते हैं अभी, वी नीड सम एविडेंस नो फॉर ऑल दिस, वी आर वर्किंग ऑन इट, वील डू इट। लेट मी जस्ट गो फॉर माई इंडिया अलायंस मीटिंग फर्स्ट। तो सुना आपने कि किस तरीके से जो सुप्रिया सुले उन्होंने बयान दिया, और उनके अलावा भी कई और नेताओं के बयान सामने आए जिन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अमलेंदु जी से जानना चाहेंगे कि ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए आंचल, ईवीएम लगातार सवालों के घेरे में है। और आज जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और इंडिया गठबंधन से कहा है कि इसको देखना पड़ेगा, सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को मिल बैठकर देखना पड़ेगा। ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो बीजेपी फॉर इंडिया, मतलब बीजेपी चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से 132 जीत गए। स्ट्राइक रेट 89%। वे यदि चाहेंगे तो शिवसेना, शिंदे व एनसीपी अजीत पवार के बिना भी सरकार बना सकते हैं। ये चुनाव बीजेपी ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनिपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे कि फिर झारखंड में वे कैसे हार गए। आप ही सोचिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम द्वारा चुनाव कराए जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करनी चाहिए। और फिर इसके साथ उन्होंने कांग्रेस को, खड़गे जी को और राहुल गांधी को, शरद पवार को और उद्धव ठाकरे, इन सबको ट्वीट किया है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी को भी इसमें अपने ट्वीट में उन्होंने टैग किया। सॉरी। अब ये जो मसला बनता जा रहा है आंचल, ये ईवीएम मशीनों पे गंभीर संदेह जो है वो खड़े हो गए हैं। और पूरा विपक्ष, एक तरीके से कहा जाए पूरा इंडिया गठबंधन जो है ईवीएम मशीनों पर अब सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा चुनाव में केवल 20 सीटों पर ये बातें की थी, ये कहा गया था कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं करते हैं। 20 प्रत्याशी जो थे उनकी बाकायदा तैयारी करके कांग्रेस ने सूची दी थी चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद वो 20 प्रत्याशी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब महाराष्ट्र में भी इस तरह की तैयारियां शुरू हो रही हैं कि ये मशीनों के जरिए क्या क्या गड़बड़ कराई गई है। आखिर ऐसे कैसे होता है कि 16वें और 17वें राउंड तक एक व्यक्ति जीत रहा है और आखिर के 2 राउंड में वो जो 30,000 से जीतता हुआ आदमी होता है वो 5,000 से हार जाता है। तो ये बहुत कुछ घपले जिस तरीके से हो रहे हैं, ये आरोप विपक्ष का है। और इस चुनाव को भी ये कहा जा रहा है कि ये मशीनों के जरिए जीता गया है। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर चुनाव आयोग और एक्स सीजीआई जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। और गंभीर आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। जी बिल्कुल, संजय राउत ने एक बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके के अभी जो नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उसके लिए पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो जिम्मेदार हैं और उन्हीं की वजह से इस तरीके के नतीजे आए, क्योंकि अगर वो पहले सही अपने फैसले सुनाते तो ये नतीजे नहीं आते। इस तरीके का बयान संजय राउत ने दिया है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं।
65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजित पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो संजय राउत का एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव दोबारा कराए जाने की मांग की, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मांग है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष तो पहले से आरोप लगाता आ रहा है कि जो सत्ता पक्ष है यानी कि बीजेपी, जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम करती है, वो उनके कहे में चलते, इस तरीके के आरोप विपक्ष लगाता आ रहा है। और अब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, एनडीए को जितने सीटें मिली हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि इतना तो बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि वो 123 के करीब सीटें ले आएगी, क्योंकि बीजेपी नेताओं के जिस तरीके से बयान थे उनको भी ये लग रहा था कि वो डबल डिजिट में सिमट कर रह जाएंगे, लेकिन जो अब नतीजा आया उसने सभी को हैरान कर दिया है। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी हैरान है। दोनों ही जो गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी, इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं घमासान मचा हुआ है। तो ऐसे में हम जानेंगे अमलेंदु जी से कि ये जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं बार बार ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर, और दोबारा से चुनाव कराए जाने की मांग भी की जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब दोबारा से चुनाव तो मुझे लगता है संभव नहीं है दोबारा से चुनाव, लेकिन हाँ इसकी जांच निश्चित तौर पे हो सकती है अगर विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ आंदोलन करे। और ये बिना आंदोलन की चीज़ें अब हल होने वाली नहीं है। विपक्ष को इस पर आंदोलन करना पड़ेगा, चुनाव आयोग के सामने करना पड़ेगा, और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है वो निष्पक्ष तौर पर बनी रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार के ऊपर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है, और कांग्रेस ने तो साफ साफ कहा, जयराम रमेश ने कहा था कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो सिर्फ रह नहीं जाए बात कह के कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा, चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, तो इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भारत का लोकतंत्र सारी दुनिया में एक मिसाल है और भारत के लोकतंत्र की मिसालें दी जाती हैं। अब यही सारी चर्चाएं जो हैं वो आंचल, वो किस तरीके से हो रही हैं सारी दुनिया में, और वो जो उत्तर प्रदेश के वीडियो, जो पुलिसकर्मी जो है वो रिवाल्वर हाथ में लेकर के महिलाओं को धमका रहा है वोट नहीं डालने देने के लिए, वो वीडियो पूरी दुनिया में तैर रहा है, और उससे किस तरीके से भारत की छवि खराब हो रही है, भारत के लोकतंत्र की छवि खराब हो रही है, ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। तो इस पर विपक्ष को मिलजुल कर और एक लंबी आंदोलन की रूपरेखा बनाकर चुनाव आयोग को मजबूर करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाए, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम ना करे, जो कि विपक्ष का आरोप है। तो इसलिए अगर आपका आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी यानी एक विपक्षी दल होने की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि आंदोलनों से ही लोकतंत्र जिंदा रहता है। जी बिल्कुल, विपक्ष भी इस वक्त जो है बहुत मजबूती के साथ डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं आर पार के मूड में जो है विपक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सवाल जो है जहन में उठ रहा है इस वक्त, जो कि महाराष्ट्र में जो इस वक्त हालात हैं कि आखिरकार राजनीति में चल क्या रहा है महाराष्ट्र की, में ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को जो है वो विधानसभा का आखिरी समय है, और उसके बाद जो है जो सत्ता है पूरी की पूरी प्रदेश जो है वो राज्यपाल के हाथ जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और राज्यपाल भी कहीं ना कहीं ऐसे में सलाह मशवरा करते हुए, सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों से वो बातचीत कर चुके हैं, और ये एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा मुद्दा भी है। और इस समय एक डीके शिव कुमार जो है उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है, ईवीएम पर सवाल खड़े किया उन्होंने भी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। You were in Maharashtra, you saw the results as well. Now there have been claims saying that the EVMs were actually hacked. You have NCP Supriya Sule now reacting to it, saying we will be discussing this with the INDIA. Definitely, I think given my permission also commented on that. Shiv Sena leaders also have commented that. I think I am also going to Delhi in a few days. We will also just discuss. It is a part of the national importance. It is not only this. The world is also looking at it.
Let us all examine on Sharad it. Pawar says that in smaller states they don't hack EVMs, but in bigger states. तो आपने सुना कि किस तरीके से डीके शिव कुमार ने बयान दिया और इस वक्त जो है महाराष्ट्र की राजनीति है वो बहुत दिलचस्प मोड़ में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अलग अलग वाक्य देखने को मिल रहे हैं। सीएम पद को लेकर भी पेच फंसा हुआ है महायुति में। महायुति ने बहुत ज्यादा बहुमत के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार तो बना ली, मतलब कि जीत का आंकड़ा तो पार कर लिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या वो सरकार बना पाएगी? क्या महायुति गठबंधन जो है वो सरकार बनने तक एक तरीके से मजबूत नजर आएगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया, लेकिन जो सीएम फेस है, सीएम पद है, उसको लेकर जो है रस्साकसी देखने को मिल रही है। तीनों ही जो दल महायुति में शामिल है, शिंदे गुट कहें या अजीत पवार और बीजेपी, तीनों ही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है लगातार। दिल्ली में भी बैठकें चल रही हैं, महाराष्ट्र में भी बैठकें हो रही हैं और जो तीनों ही दल हैं वो अपने अपने दावे भी पेश कर चुके हैं। अजीत पवार जो है वो भी बोल चुके हैं कि उन्हें प्रमोशन चाहिए, वो अब डिप्टी सीएम नहीं रहना चाहते, वो सीएम बनना चाहते हैं। और शिंदे तो अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। और जो अमित शाह ने हाल ही में बयान दिया था, उनके बयान से भी साफ हो गया था कि जो बहुमत का आंकड़ा जिनका ज्यादा होगा, जो ज्यादा सीटें लेकर आएगा सीएम, उसी दल का होगा। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। लेकिन इस वक्त जो सवाल है वो यही है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति किसके हाथ में जाएगी? इस वक्त जो है सीएम पद किसके पास जाएगा? ऐसे बहुत कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमलेंदु जी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो आंचल, ये अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के सामने ठीक वही संकट खड़ा हो गया है जो एक समय में उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा हुआ था या शरद पवार के सामने खड़ा हुआ था। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अपनी अपनी पार्टियां बचानी हैं, जो पार्टियां बीजेपी ने उनको दिलवाई थी। तो अब बीजेपी उनके साथ वही खेल कर सकती है जो उसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ किया था। थंपिंग मेजोरिटी के साथ एक तरीके से कहा जाए महायुति आ रही है, लेकिन उसमें बीजेपी को अकेले जो है पूर्ण बहुमत अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके साथ 4 निर्दलीय आ गए हैं। तो अब वो 4 निर्दलीय आने के बाद उसकी मेजॉरिटी बढ़ गई है। अब बीजेपी को एकनाथ शिंदे या अजीत पवार इन दो में से किसी एक को चाहेगी तो उससे काम चल जाएगा। नहीं तो उसने अपने प्रत्याशी जो है कई लड़वाए थे शिंदे गुट से और अजीत पवार से, तो उनमें तोड़फोड़ कर सकती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों को एक होटल में बंद करना पड़ा है। तो अब शिंदे भी वही बात कह रहे हैं जो एक समय उद्धव ठाकरे कह रहे थे। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि भाई ये बीजेपी से समझौता हुआ था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा या जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी वो बनेगा। चूंकि चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा गया है, देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था, अमित शाह ने भी कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो जब मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मेरा क्लेम बनता है। अब वो लाड़की बहना योजना तो बताई जा रही है कि साहब उसकी वजह से जीता है, क्योंकि बीजेपी ये नहीं कह सकती कि मशीनों की वजह से जीता है, चुनाव की वजह से जीता है। तो लाड़की बहना योजना बताई जा रही है। तो वो लाड़की बहना योजना का बताई जा रही है तो वो एकनाथ शिंदे की योजना है। उद्धव ठाकरे का भी एक बयान आया था अभी हाल ही में कि अब तो शिंदे को फडणवीस के अंडर काम करना होगा। तो शिंदे ने बोला था कि ये हमारी बात पहले कभी नहीं हुई थी कि अगर इतनी सीटें, ज्यादा सीटें आती है तो सीएम उसी दल का होगा। इस तरीके की कोई बात नहीं हुई थी। वही बात चल अब यानी वही बात आ गई। अब एकनाथ शिंदे के सामने वही संकट खड़ा है जो उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा था। अब देखना ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में कौन एकनाथ शिंदे दूसरा बन जाता है। यानी एकनाथ शिंदे को जो कहा जा रहा था, जो शिवसेना कह रही थी गद्दार गद्दार गद्दार, जो पूरे चुनाव में उन्होंने चलाया। हालांकि बीजेपी की बदौलत जो है एकनाथ शिंदे की इतनी सीटें आ गई हैं जितना पूरा महाविकास अघाड़ी की नहीं आई हैं। लेकिन इसके बावजूद अब देखना ये है कि क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी कोई दूसरा एकनाथ शिंदे बनकर तैयार हो जाता है जो बीजेपी की सरकार वहाँ बनवा दे और एकनाथ शिंदे देखते हुए रह जाए, या फिर एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 12वीं के बाद इंटर करेंगे जो देवेंद्र फडणवीस का हो गया था कि मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो अब ये संकट वहाँ काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है। बीजेपी इसका कोई तोड़ नहीं निकाल पा रही है। अगर आज तक ये तय नहीं होता है तो फिर इसके बाद फिर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना तय है, या फिर रात में 12 बजे किसी की शपथ होगी एकदम से, ये देखा जाएगा। ये भी हो सकता है बीजेपी रात के 12 बजने में 1 मिनट पर देवेंद्र फडणवीस की शपथ करा देगी, ठीक है, विधानसभा में जो है वो तय हो जाएगा किसका बहुमत है किसका नहीं है, और उसके बाद तोड़फोड़ कर दे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की पार्टियों में। ऐसा भी हो सकता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है वो एकनाथ शिंदे से अपना पूरा करने के लिए हिसाब किताब, या शरद पवार जो हिसाब किताब पूरा करने के लिए कहें ठीक है भाई बीजेपी तुम सरकार बना लो, हम तो बाहर जा रहे हैं, जी बिल्कुल, हम तो बायकॉट कर रहे हैं।
तो एकनाथ शिंदे नहीं बन पाए। तो अब यानी एकनाथ, बीजेपी ने असली खेल जो किया है आंचल, वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ कर दिया है। कहीं ना कहीं उन्हें खत्म कर दिया एक तरीके ये से। बिल्कुल खत्म कर दिया। इतनी आप सीटें लाकर भी अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं और बीजेपी आपको अपने इशारे पर नचा रही है और आपके सामने वही संकट खड़ा हो गया है जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सामने एक समय संकट था, तो आपकी राजनीति तो खत्म हो गई एक तरीके से देखा जाए। तो यानी बीजेपी ने, कहा जाए, एक तीर से कई निशाने चले हैं। अब वो चाहे उसमें चुनाव आयोग का सहयोग हो, चाहे मशीनों के जरिए किया हो, चाहे अडानी का पैसे के जरिए किया हो, जो कि विपक्ष के आरोप है, किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन एक तरीके से देखा जाए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को एक तरीके से किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है बीजेपी ने। अब देखना यह है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे आगे क्या करते हैं। चल जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो चुनाव था महाराष्ट्र में विधानसभा का, ये सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। और जिस तरीके के नतीजे जो आए हैं और उनमें जो निकलकर सामने आए, जितनी जितनी सीटें दलों को मिली है, कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट है और अजीत पवार है, उनकी जो लड़ाई है वो खत्म होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है वो बचा पाना मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक फैक्टर भी था कि लाड़की बहना योजना जो महायुति सरकार की तरफ से शुरू की गई थी, ये योजना, वो भी चुनाव से कुछ दिनों पहले, तो ये योजना कहीं ना कहीं गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन इसके साथ एक नारा भी दिया था सीएम योगी ने कि बटेंगे तो कटेंगे, और जिसको लेकर पीएम मोदी ने भी एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। कहीं ना कहीं लाड़की बहना योजना के साथ साथ इसे भी गेम चेंजर साबित किया जा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि शरद पवार ने एक बयान दिया कि जो सीएम योगी का नारा था, वो उन्होंने जो धर्म की राजनीति की, कहीं ना कहीं उन्हें इसका फायदा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि जो बीजेपी है उन्होंने धर्म की राजनीति की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आंचल, योगी आदित्यनाथ को श्रेय जो है वो शरद पवार तो दे रहे हैं, विपक्ष तो दे रहा है, महाविकास अघाड़ी तो दे रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे हैं कि पटोगे तो कटोगे के नारे का कोई रोल है, वो बता रहे हैं विकास की जीत है। नरेंद्र मोदी को खुलकर कहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के नारे की जीत है, ये बटोगे तो कटोगे की जीत है, अगर बीजेपी इसी पे जीती है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बता रहे हैं कि विकास की जीत है, तो कौन से विकास की जीत है ये तो नरेंद्र मोदी बताएंगे। लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ ने जो ध्रुवीकरण का नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उसने भी काम किया। हो सकता है उस नारे ने भी कुछ काम किया हो और लाड़की बहना योजना ने भी काम किया हो, लेकिन लाड़की बहना योजना को सामने जो रखा जा रहा है। आंचल, आपको याद होगा कि जब टीवी लाइव पर हम लोग चर्चा करते हैं, न्यूज़ पॉइंट में शाम को राजीव जी हमारे जो एडिटर इन चीफ है वो उस पर जब चर्चा करते हैं, तो प्रशांत टंडन जी ने वहीं से मुंबई से एक बात कही थी, आप भी वहाँ मुंबई में उसमें थी, उसी में कहा था कि उन्होंने कहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लाड़की बहना योजना को बताया जा रहा है कि साहब वो महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित हो रही है और झारखंड में बताया जा रहा है कि वहाँ वो काम नहीं करेगी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यानी बीजेपी को समझ में आ गया कि अगर जो खेल हम यहाँ महाराष्ट्र में कर रहे हैं वही खेल अगर हम झारखंड में करेंगे तो हम अब ये तर्क किस तरीके से देंगे कि किस वजह से हम जीते। तो इसलिए झारखंड में वो खेल नहीं किए गए जो खेल महाराष्ट्र में किए गए, ताकि ये कहा जा सके कि साहब लाड़की बहना योजना उसने बड़ा काम किया। जबकि नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि ये लाड़की बहना योजना का काम नहीं है, ये काम मशीनों का है, चुनाव आयोग की मदद से किया गया है। चूंकि दिग्विजय सिंह जो उन्होंने एक कल जो था वो एक ट्वीट रीट्वीट किया था आंचल, और उस रीट्वीट में एक तरीके से कहा जाए दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाए थे, जो उसमें उस ट्वीट में पूछे गए थे, उसमें यही था कि किस तरीके से 8% वोट जो है वो वहाँ चुनाव के बाद बढ़ा दिया गया, और इसी तरीके से हरियाणा में लगभग 7% वोट जो वो बढ़ाया गया था। तो अभी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये 8% वोट जिस तरीके से बढ़ा है, इसकी इस चुनाव में क्या भूमिका है। और फिर जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उठे सवाल की मशीनें जो है किस तरीके से कर रही थी, 16वें 17वें राउंड के बाद जो है किस तरीके से चीज़ें उठ रही थी। जो एक रीट्वीट किया है दिग्विजय सिंह ने, वो कोई मनीषा चौबे हैं, उन्होंने किया था और पूछा था क्या हमारे इलेक्शन कमीशन महोदय वोटों की इस गणित का फार्मूला क्या है, बता सकते हैं क्या। 20 नवंबर को 5 बजे तक वोटिंग 58.22%, 20 नवंबर 11:45 रात को वोटिंग 65.02%, 21 नवंबर 24 घंटे बाद वोटिंग 66.025%, मतलब पहले 70 लाख वोट बढ़ गए, फिर 24 घंटे बाद 10 लाख के करीबन वोट बढ़ गए, यानी कि कुल मिलाकर 80 लाख वोट जो है वो चुनाव आयोग ने बढ़ा दिए। तो इन 80 लाख वोटों की इस चुनाव में क्या भूमिका है। फिर ईवीएम पर मशीन सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। तो ईवीएम पर अगर सवाल खड़े हो जाते हैं तो एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को अकेले में हो सकता है शायद ये समझाने की कोशिश की जाए कि इसमें आपका कोई योगदान नहीं, इसमें योगदान मशीनों का है, ये इंतजाम मोदी जी ने करवाया है या राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने करवाया है, तो इसलिए आपका क्लेम नहीं बनता है। तो ये झगड़ा फिर पड़ेगा। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ये तो लाड़की बहना योजना का काम है,
बीजेपी को भी कहना पड़ रहा है कि उसका काम है, वरना ये नहीं कह सकते कि मशीनों की वजह से हुआ है। अपोजिशन जो है वो सीएम योगी को इसके लिए हाँ, लेकिन अपोजिशन जो है वो चुनाव आयोग को, मशीनों को और इस योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे को दे रहा है। तो अब ये बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि उसको आखिर जो है इसका श्रेय जो है वो किसको देना है, योगी आदित्यनाथ को देना है कि राजीव कुमार को देना है, मशीनों के जरिए जो 80 लाख वोट बढ़ गए इनको देना है, किसको देना है, ये बीजेपी तय नहीं कर पा रही है। तो ये संकट बीजेपी में लेकिन ये जो बयान दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ ने, कहीं ना कहीं जो बीजेपी के सहयोगी दल थे, एनसीपी, अजीत पवार की मैं बात कर रही हूँ, अजीत पवार इस बयान से किनारा करते हुए दिखाई देते और उन्होंने साफ साफ ये भी कह दिया था कि सीएम योगी हमारे जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर विधानसभा में हमारे लिए रैलियां नहीं करेंगे, हम अपने आप में इतने सक्षम है कि खुद रैलियां कर सकते हैं, खुद चुनाव जीत सकते हैं, इस तरीके के बयान दिए थे और कहीं ना कहीं इस बयान से किनारा करते दिखाई दिए थे। देखिए, सिर्फ अजीत पवार ही किनारा करते हुए दिखाई नहीं दिए थे, अशोक चौहान भी किनारा करते हुए दिखाई दिए थे, साफ साफ किनारा नहीं बल्कि उसको रिजेक्ट करते हुए नजर आए थे। और पंकजा मुंडे जो हैं, जो बीजेपी की बड़ी नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस से भी ज़्यादा बड़ी नेता हैं एक समय में, और गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में एक तरीके से कहा जाए कि पिलर समझे जाते थे, स्तंभ समझे जाते थे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे। तो उन गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, वो बड़ी ओबीसी नेता हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, ये बांटने की नीति नहीं चलेगी कि बटोगे तो कटोगे, इसका यहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि यही चला है बटोगे तो कटोगे, लेकिन नरेंद्र मोदी भी नहीं कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे चला है, वो कह रहे हैं एक है तो सेफ है चला है। तो ये बीजेपी तय करे कि बटोगे तो कटोगे चला है कि नहीं चला है। कुल मिलाकर आंचल यही समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर अभी चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों को एक होटल में ले जाना पड़ता है, अजीत पवार और छगन भुजबल जो है यानी एनसीपी जो है वो कह रही है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है। खबरें ये भी चल रही हैं कि बीजेपी भी देवेंद्र फडणवीस को डिच करना चाहती है, नहीं चाहती देवेंद्र फडणवीस हों। अंदर वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है फिर वो मोदी जी से बड़े स्टार बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि जब मोदी जी का सीधा सीधा चुनाव था यानी लोकसभा का चुनाव था उसमें तो बीजेपी को ज़बरदस्त हार मिली थी, और अब जब ये विधानसभा चुनाव हुआ तो इसमें बीजेपी को ज़बरदस्त जीत मिली है। तो क्या नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल भी उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे भी सवाल ये भी उठते हैं कि सिर्फ लगभग 6 महीने हुए हैं लोकसभा चुनाव हुए और इतना बड़ा डिस्टेंस अगर देखा जाए सीटों का कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था कहीं ना कहीं, और उसी राज्य में महाराष्ट्र में, और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में इतना ज्यादा बहुमत हासिल कर लिया, ये अचानक से कैसे हुआ? ये इस तरीके के सवाल कई खड़े हो रहे हैं। नहीं, सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। चलो वही पूछा जा रहा है कि भाई आखिर आपने इन 4 महीनों में 5 महीनों में ऐसा कौन सा काम कर दिया महाराष्ट्र में कि आपको इतनी बड़ी जीत हो गई। और नांदेड़ की सीट जो है, कल गुरदीप सप्पल जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी वो ट्वीट किया कि लोकसभा चुनाव में जीती कांग्रेस, सारी विधानसभा सीटें जो उसके अंदर आती हैं सब पे जीती लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सारी सीटें हार जाती है, बीजेपी सारी सीटें जीत जाती है। तो ऐसा कौन सा काम कर दिया बीजेपी ने इन 4 महीनों में कि जो लोकसभा में सारी सीटें हार रही थी वो विधानसभा में आते आते सारी सीटें जीत गई। तो ये जादू जो है, जो मोदी जी इस जादू के मास्टर हैं, क्या ये मोदी जी हैं या राजीव कुमार इस जादू के मास्टर, ये सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि इसके असली मास्टर कौन है, असली जादूगर कौन है, मोदी जी जादूगर है कि राजीव कुमार जादूगर है, ये सवाल उठ रहे हैं। तो सीधे सीधे सवाल जो है वो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, हमारे सवाल नहीं है ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। और संजय राउत ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग और DY चंद्रचूड़ एक्स CGI उनको जो है जिम्मेदार ठहराया। हम उसको फिर से भी सुन सकते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, संजय राउत क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है। ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और EVM ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला EVM का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है
या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो संजय राउत ने कहीं ना कहीं जो DY चंद्रचूड़ हैं, पूर्व CJI रह चुके हैं, उनको इस जीत के लिए, बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोल दिया है साफ साफ कि जो DY चंद्रचूड़ है उनकी वजह से बीजेपी महाराष्ट्र में जीत पाई है। और ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो शरद पवार के 10 MLA जीते हैं, उनको अजीत पवार उनके संपर्क में बताए जा रहे हैं। अजीत पवार ने उन 10 MLA से फोन पर बात की है और क्या कुछ कहा है और क्या बातचीत हुई है और क्या होने वाला है आगे महाराष्ट्र की रणनीति में, बात करते। देखिए अब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि शरद पवार ही जो है वो दे दें अपने विधायकों को, अजीत पवार को कि जाओ और बीजेपी का खेल बिगाड़ो। ये भी एक रणनीति हो सकती है कि शिंदे का भी खेल बिगाड़ो और बीजेपी का भी खेल बिगाड़ो, कि अजीत पवार के पास इतने विधायक हैं, बनाओ हमको मुख्यमंत्री। ये भी खेल हो सकता है। तो देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी बड़े खेल हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल बीजेपी खेल कर रही है, अभी तो खेल में बीजेपी आगे है आंचल। और चूंकि जिस तरीके से उसकी सीटें हो गई हैं, मतलब 135 या 137 का उसका आंकड़ा हो चुका है निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर, तो ये अब 144 के लिए उसको बहुत कम की आवश्यकता है। तो यानी एक तरीके से कहा जाए कि ब्लैकमेल करने की स्थिति में या दबाव बनाने की स्थिति में एकनाथ शिंदे या अजीत पवार फिलहाल दिखाई नहीं पड़ते हैं। दोनों के सामने संकट ये है कि वो अपनी अपनी पार्टियों को, अपने अपने विधायकों को बचाएं, क्योंकि बीजेपी वही करेगी। देखिए अगर आप मान लीजिए अभी साथ में ले भी लेती है एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, तो धीरे से फिर तोड़ देगी, तो उसे कम की आवश्यकता है। तो अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों के सामने जो है वो अब संकट यही है कि वो अपनी पार्टियों को बचाएं और किस तरीके से वो अपने विधायकों को अपने साथ रख पाते हैं। यानी फिर वहीं पे आके खड़े हो गए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, जहां पे एक समय में उद्धव ठाकरे और शरद पवार खड़े हुए थे। तो अब देखना यह है कि अजीत पवार की पार्टी में कौन दूसरा अजीत पवार बनता है और एकनाथ शिंदे की पार्टी में कौन दूसरा एकनाथ शिंदे बनता है। ये अब दोनों को नजर रखनी पड़ेगी अपनी अपनी पार्टियों पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी। जैसा कि आपने सुना कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़ में नजर आ रही है, क्योंकि सीएम पद जो है, सीएम फेस है, उसको लेकर भी तनातनी बनी हुई है महायुति में। तीनों ही दल जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अभी देखना ये होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो आखिरकार जाती किसके हाथ में है, सीएम कौन होता है और महायुति क्या तब तक एक साथ रह पाती है।